नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट के इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर हम एक विश्लेषणात्मक चर्चा करते हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने पत्रकार। हमारे साथ आज जुड़े हैं रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बड़ी खबर में। धन्यवाद। धन्यवाद अतुल। हमारे साथ जुड़े हैं SN द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है बड़ी खबर में। धन्यवाद अतुल जी, और हमारे सभी दर्शकों और हमारे सभी पाठकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। रवि जी, चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई। आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं कि गठबंधन, महागठबंधन और जो NDA गठबंधन है किस प्रकार से अपने साथी दलों को संभाल पाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कुल मिलाकर ये तय हो गया है कि चिराग पासवान NDA से अलग होकर लड़ेंगे। वहीं एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो NDA से तो अलग हो रहे हैं, लेकिन भाजपा से अलग नहीं हो रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प समीकरण है, और ये चुनाव पूर्व जो जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा जा रहा है, चुनाव के बाद की कई संभावनाओं की राह खोलता है, जिसमें चिराग के लिए भी संभावनाएं हैं और नीतीश के लिए क्या इसके अंदर है। इसको आप कैसे विश्लेषित करेंगे कि अगर इस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है तो किसके हिस्से में क्या लाभ है और क्या हानि है? देखिए अतुल जी, लोक जनशक्ति पार्टी का जहां तक सवाल है, तो अपनी चुनावी तैयारियों की प्राथमिक स्टेज में, पहली स्टेज से लेकर ये जो संसदीय दल की जो बैठक हुई पिछली, उसमें जो फैसला उन्होंने लिया और जो प्रेस रिलीज उसमें जारी की गई, उसमें साफ साफ जैसा आपने बताया कि बीजेपी को तो वो मजबूत करने के का इरादा जता रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल भी लड़ने के लिए चुनाव तैयार नहीं है। ये बात बहुत पहले से स्पष्ट होती रही है और अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। लेकिन यहाँ 2-3 सवाल बहुत प्रखर और मुखर होकर उठ रहे हैं। पहला तो सवाल ये है कि जब संसदीय दल की बोर्ड में फैसला लिया LJP ने अलग से चुनाव लड़ने का और कम से कम 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का, तो उससे पहले ये कहा जा रहा था कि चूंकि रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता NDA में शामिल हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, लिहाजा जो बयानबाजी चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान, उनके प्रवक्ता बिहार की राजनीति के सिलसिले में नीतीश कुमार की मुखालिफत करते हुए लगातार जारी कर रहे हैं और बड़े कठोर बयान, जिनको राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो जारी कर रहे हैं। तो पहले ये माना जा रहा था, जो राजनीतिक गलियारों के जो विश्लेषक हैं, जो वहाँ की खबर रखते हैं, वो ये कह रहे थे कि इसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ही है, जो नीतीश कुमार को साधने के लिए एक तरह से औजार की तरह लोक जनशक्ति पार्टी को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब उन विश्लेषकों को इस प्रश्न का उत्तर बहुत संजीदगी और बहुत सियासी कूटनैतिक जो जो नजरिया है उससे तलाशना पड़ेगा कि अगर बीजेपी ऐसा कर रही थी, तो अब तो LJP अलग हो गई है। इससे कहीं न कहीं गठबंधन में एक बहुत स्पष्ट दरार पैदा हो गई है और अगर नीतीश कुमार के खिलाफ LJP के उम्मीदवार JDU के उम्मीदवारों के खिलाफ उतरेंगे, तो जाहिर है कि वो बहुत या कम डेंट तो खरोंच तो JDU की परफॉर्मेंस को लगा ही देंगे। जहां तक बीजेपी के सामने LJP उम्मीदवारों के नहीं उतरने का प्रश्न है, तो भी एक बड़ा प्रश्न ये है कि अगर 143 सीटों पर LJP अपने उम्मीदवार खड़ा करती है और अगर JDU और बीजेपी के बीच बराबर सीटों का बंटवारा होता है, इस बार बड़े भाई और छोटे भाई की राजनीति शायद नहीं हो रही है। इस बार दोनों दल जुड़वां के तौर पर अपने आप को बिहार की राजनीति में पेश कर रहे हैं, तो 243 सीट का आधा-आधा तो कुछ होता नहीं है। एक ज्यादा अगर 122 सीट पे JDU लड़ती है और 121 सीट पर बीजेपी लड़ती है, तो बाकी 23 उम्मीदवार या 22 उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी के जाहिर है कि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ ही खड़े होंगे। तो अभी मुझे लगता है कि आज गठबंधन के उम्मीदवारों की स्थिति आज शाम तक स्पष्ट हो जानी चाहिए। रवि जी, एक चीज मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर ये गठबंधन चलता है जिसमें बीजेपी और JDU मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव,
तो वहां कैसी स्थिति होगी जब जेडीयू लोकसभा है खुलकर कह रही है कि वो भाजपा के खिलाफ नहीं है, तो भाजपा के जो वोटर है उसके पास क्या दुविधा की स्थिति होगी जहां एलजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार आमने सामने होंगे? क्या ये एक ईमानदार समीकरण बन सकेगा? एक प्रश्न ये उठता है। और दूसरा, अगर मान लीजिए सीटों की कमी बेशी होती है और नीतीश को, जैसे कि लोग कहा जा रहा है कि नुकसान होगा जेडीयू को ज्यादा, और उस नुकसान का लाभ अगर एलजेपी को होता है, तो क्या अगर विधानसभा में ये स्थिति बनी कि बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बना सकती है क्या एक, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का समीकरण क्या बनेगा? ये भी देखने की बात है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें। तो बीजेपी को अपना जो नजरिया है वो दिखाना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि उनका गठबंधन जेडीयू के साथ है तो उन्हें ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि चुनाव की बात की स्थिति में वो क्या, अगर सरकार बनाने की स्थिति नहीं होती तो वो क्या वो बाहर बैठेंगे या एलजेपी के साथ समर्थन लेंगे, जेडीयू को बाहर करेंगे, या जेडीयू एलजेपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं आगे? देखिए, आपके जो पहला प्रश्न है वहां से उत्तर शुरू करता हूं। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं है कि चुनाव बाद के समीकरण हो सकता है, जो पारंपरिक या चुनाव पूर्व के जो गठबंधन है, तस्वीर बिहार की राजनीति की कुछ अलग हो सकती है। और ऐसा अगर होता है तो किसी राज्य में ऐसा पहली बार नहीं होगा। कई राज्यों में हमने इस तरह की सियासत देखी है कि लगातार जो चुनाव पूर्व जो गठबंधन थे उनकी गांठें पूरी तरह चुनाव के बाद जो नतीजे आए उनके बाद गांठें खुल गई। अब वो नंबर्स की वजह से हुआ या कुर्सी की महत्ता चाहत की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ, लेकिन ऐसा अब भारतीय राजनीति में होने लगा है, एक चीज। दूसरी चीज, आपने जो प्रश्न उठाया कि जहां पर जनता दल उम्मीदवार और एलजेपी के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, वहां जो बीजेपी का काडर है उसकी क्या मनस्थिति होगी। तो अतुल जी, मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है कि पॉलिटिकल पार्टियां भले ही सियासी या नंबर गेम या सियासी जो एक चालबाजियां होती हैं, उसको लेकर के स्पष्ट और अस्पष्ट समीकरण जो है वो अपने जहन में रखती हों, लेकिन जहां तक वोटर का सवाल है तो वोटर बहुत ईमानदार हुआ करता है और वोटर यही चाहता है कि जो उसकी सोच के करीब जो उम्मीदवार है उसको जीतना चाहिए। लेकिन जहां तक बिहार की सियासत का सवाल है तो हम ये देखते रहे हैं पिछले 2015 के जो विधानसभा चुनाव हुए तब तक कि यहाँ पर जाति, संप्रदाय, धर्म, धर्म और संप्रदाय भले ही उतना काम नहीं करते, लेकिन जात पात की जो सोच है वो बहुत प्रबल होकर के उभरती है, खासतौर पर चुनावों के समय में। तो ऐसे समय में अगर प्रतिबद्धता की बात करें, देखिए बीजेपी एक प्रतिबद्ध पार्टी है, एक संकल्पित पार्टी है और जाहिर है कि उसका जो काडर है, उसका जो वोटर है, वो भी बहुत प्रतिबद्ध है। और चुनाव से पहले अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन हो रहा है, तो जाहिर है कि बीजेपी का जो बिल्कुल ठोस वोटर है, वो ऐसी सूरत में जहां जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के बीच मुकाबला होगा, तो मुझे लगता है कि वो जेडीयू जी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेगा। जी चूंकि हम जानते हैं कि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोकसभा के समीकरणों का क्या होगा। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो लोकसभा के समीकरणों का अब तक क्या हुआ। जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में पिछला लगभग 3.5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का बिहार सरकार में रहा है। लेकिन केंद्र में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ वैसे है, लेकिन सरकार में शामिल नहीं है। तो केंद्र और राज्यों के जो समीकरण हैं बहुत बार अलग अलग हो सकते हैं और संघीय ढांचे में देश के इसमें कोई संवैधानिक व्यवस्था भी नहीं है। हाँ, आप ये सवाल उठा सकते हैं, नैतिकता का आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन राजनीति में नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, अगर इन जो मूल्यों को हम खोजने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि ऐसा बहुत बार नहीं देखने को मिलेगा आपको। जी तो जी राजनीति का जो स्वरूप अब आजादी के बाद जो राजनीति थी तत्काल बाद
1947 के बाद की जो राजनीति थी, उसके 20 साल यानी 2 दशक के बाद की जो राजनीति थी, और अब 50 वर्षों के बाद उन 20 वर्षों को में 50 वर्ष 5 दशक और ऐड कर दें, तो हम देखते हैं गठबंधनों का दौर आया, केंद्र में आया, राज्यों में आया। तो अब उस नैतिकता की जी अपेक्षा करना, उम्मीद करना भी मुझे लगता है कि बेईमानी है। तब तक बेईमानी जी है जब तक कि हम बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव सुधार जैसी व्यवस्था नए सिरे से देश में जी फिर से लागू नहीं कर पाते। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव सुधार की व्यवस्था जब तक पूरे देश में लागू नहीं होती। द्विवेदी जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अ, एक तरफ आरजेडी मतलब महागठबंधन आपस के समीकरणों से तो जूझ ही रहा था, लेकिन अभी एक ताजा घटना हुई है जिसमें उनके एसटी मोर्चे के जो सचिव रहे हैं शक्ति मलिक, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके परिवार का आरोप यह है कि जब उन्होंने तेजस्वी यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया कि वो पार्टी की टिकट पैसे लेकर बेच रहे हैं, तो उसके अगले ही दिन उनकी हत्या कर दी गई। बिहार की राजनीति में ये बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा खेल देखने को मिल रहा है। हालांकि जो लोग पुरानी राजनीति को जानते हैं, आज से 15 साल पहले के इतिहास को जानते हैं, तो वहां इस तरीके की घटनाएं होना बड़ी आम बात थी। आपको क्या लगता है कि जो इस प्रकार से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और अनिल साधो समेत 6 लोगों पर एक आरोप लगा है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाला चुनाव कितना सीधा और सरल होने वाला है और कितना आसान होने वाला है महागठबंधन के लिए? अतुल जी, देखिए बहुत ये महत्वपूर्ण और ये बहुत ही दुखद है कि चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए, एक तरह से नॉमिनेशन शुरू हुआ है और एक नेता को गोली मार दी जाती है, वो भी तब जब वो एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाता है कि हमारे टिकट के लिए पैसे मांगे गए थे, उसका आरोप लगाता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है और उसका सीधा एफआईआर जो है वो तेजस्वी यादव जी के ऊपर जाता है। तो जाहिर सी बात है, बहुत गंभीर मसला है और ये बिहार के चुनाव में एक डेंट तो जरूर डालेगा, उस बेल्ट में डेंट जरूर डालेगा जिस बेल्ट की बात आप कर रहे हैं। तो ये लेकिन आप जो 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, 15 साल पहले वाकई बिहार में जो दौर हुआ करता था, बहुत ही रक्त रंजित इतिहास रहा है बिहार का चुनाव के दौरान। और ये तो पिछले कई सालों से नहीं देखने में आ रहा था कि इस तरह से हत्याएं हों, चुनावी रंजिश में हत्याएं हों। लेकिन ये जिस तरह से शुरुआत हुई है एक चुनावी हत्या की, तो जाहिर सी बात है इसको हम एक अच्छी शुरुआत नहीं मान सकते। और राजनीति के हिसाब से देखें तो एक विपक्षी दलों को, जेडीयू को और दूसरे दलों को एक मौका मिल गया है तेजस्वी के ऊपर एक अपना निशाना साधने का कि इसका अध्यक्ष इस तरह का है। और कल इस पे ऊपर काफी राजनीति भी हुई है, कल पूरे दिन इस पूरे मुद्दे को लेकर जेडीयू ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया भी है, जिस तरह से उनके अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगा है तेजस्वी के ऊपर। तो जाहिर सी बात ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है, तो इसको हम अच्छा कतई नहीं मान सकते। जी जी, दूसरा द्विवेदी जी, एक प्रश्न ये उठता है कि बिहार चुनाव में फिलहाल अभी तक ऐसे कोई मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कोई बात कोई राजनीतिक दल करता दिखाई नहीं दे रहा है जो आम आदमी के साथ जुड़े हो, उसकी बात करते हो, उसके लाभ की बात करते हो। कुल मिलाकर अभी तक के जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, अभी तक तो गठबंधनों का एक सेटलमेंट चल रहा था, कौन किसके साथ लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। अब जो राजनीति मुझे लग रहा है बिहार की, जो अभी देखने में आ रहा है, मुद्दों पर आधारित ना होकर बिल्कुल व्यक्तिगत हो गई और जिस प्रकार से एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर अपना मुंह साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसमें आम वोटर की क्या स्थिति रहने वाली है, कैसे वो फैसला कर पाएगा? बिल्कुल अतुल जी, मैं आपको बताऊं, मैंने पटना में कई लोगों से बात की, मेरी पटना में कई लोगों से गुफ्तगू हुई, चुनावी चर्चाएं मेरी कई लोगों से हुई। तो चुनाव में इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 15 साल बना 15 साल का, जिस तरह से मुद्दा दिया गया कि 15 साल जो लालू जी के थे पहले और 15 साल जो नीतीश जी के हुए हैं, उसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, महागठबंधन ने जिस तरह से तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है और इधर नीतीश जी हैं, तो दोनों के कद का ऐसे तो कोई मेल है नहीं कि नीतीश जी के सामने आदमी तेजस्वी को चुनेगा। तो इसका भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा तेजस्वी को तो होने नहीं जा रहा है, जिस तरह से वो मुद्दे बना रहे हैं। दूसरी बात, जो आप मुद्दे भी कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव में अभी तक कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। एक मुद्दा है सुशासन का है, विकास का है, लेकिन अगर लोग पिछले 15 साल के हिसाब से देखते हैं तो लालू जी के राज से तो ये राज को लोग हमेशा बेहतर बोलते हैं और बोलते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो नीतीश जी बेहतर चॉइस है अभी भी उनके लिए। तो 15 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश जी का पलड़ा अभी भारी दिखाई देता है अभी तक के चुनाव में।
और मुद्दे नहीं है। ये बड़ा दुखद है। लोकतंत्र में अगर मुद्दे ना हो, व्यक्तिवाद, व्यक्ति केंद्रित चुनाव हो, तो ये भी अच्छे सिग्नल नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में हमेशा मुद्दों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बिना मुद्दों को चुनाव है और व्यक्ति केंद्रित चुनाव है, तो शायद ये डिमेरिट हो सकती है बिहार के इस बार के इलेक्शन। जी जी जी। रवि जी, द्विवेदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि तेजस्वी बनाम नीतीश इलेक्शन किया जा रहा है, और जाहिर है कि जो इस तरीके के लोग गंभीरता एक सीएम में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी उसमें कम होते हैं। तो ये जो तुलना है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो राहुल बनाम नरेंद्र मोदी चलता है, तो लोगों का मानना है कि मोदी अगर 10 काम खराब भी करें तो भी क्या राहुल से बेहतर है, क्योंकि राहुल जिस तरीके की हरकतें करते हैं। और कहीं ना कहीं यही समीकरण यहाँ पर भी बनता दिखता है कि तेजस्वी, तेज प्रताप जैसे नेताओं, हाँ लालू जी और नीतीश की तुलना की जाए तो समझ में आता है, कद समझ में आता है, या आरजेडी में भी ऐसे कई बड़े नेता थे, रघुवंश बाबू थे, अब दुर्भाग्य से वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसे नेता थे जो कद में नीतीश के समकक्ष खड़े हो सकते थे, लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते थे। अभी ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो ये तुलना आपको क्या लगता है महागठबंधन को भारी पड़ेगी? जी अतुल जी, मैं ये कह रहा था कि दो तीन चीजें हैं। अब क्या हम, पहला सवाल तो यही है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले विपक्षी जमावड़े को क्या हम अब महागठबंधन कह सकते हैं? महाशब्द की महत्ता मुझे लगता है कि कम होती है इससे, लेकिन अब कुछ नाम लेना ही है। और क्योंकि महागठबंधन महागठबंधन इतनी बार बोला गया है, तो महागठबंधन सुनते ही तेजस्वी यादव और उनके कुछ साथियों का चेहरा, उनके चुनाव निशान ज़हन में आते हैं। तो पहली चीज तो यही है कि ये तुलना जो है, असल में डिजिटल मीडिया आने के बाद चूंकि हर हाथ में एक स्मार्टफोन है, और हर नेता की, हर सेलिब्रिटी की जो हरकतें हैं, जो बयानबाजियां हैं, जो काम है, वो सीधे सीधे जो ग्रास रूट लेवल पे जुड़ा हुआ जो वोटर है, वो जो रिक्शे वाला भी है, जो मोची है, और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, एक साथ सबके सामने और बड़ी तेज गति के साथ वो चीजें आती हैं। तो जाहिर है कि अब जो परसेप्शन पहले बनाने के लिए पार्टियां बहुत सारे जतन करती थीं, अब वो परसेप्शन समाज में अपने आप से बनने लगा है। आपकी जो हरकतें हैं वो सीधे सीधे लाइव देख करके, अब तो स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप सीधे देख सकते हैं। तो ये तो हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल सही बात है कि राहुल बनाम मोदी, वो एक बड़ा बेमेल सी तुलना है। इसी तरह बिहार में आरजेडी बनाम तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार, ये एक बड़ी बेमेल सी तुलना है। और जब हम 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं, तो ये अपने आप में ये बेमेल तुलना है। और जाहिर है कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक इस बात का एहसास है, और यही वजह है कि उन्होंने जो पार्टी के बाहर जो उनका नया पोस्टर लगा बहुत लंबा सा, उसमें से लालू यादव की तस्वीर गायब कर दी गई। और इससे पहले 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बाकायदा कहा कि भाई हमारे पिताजी और माताजी के शासनकाल में सामाजिक न्याय नहीं हो पाया। स्पष्ट तौर पर कहा कि सामाजिक न्याय नहीं हो पाया, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तो ये जो अंदर का जो अपराध बोध है, अंदर की जो आत्म स्वीकार्यता है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर झलक रही है तेजस्वी यादव के पूरे बयानों में और राजनीतिक सोच में। इधर हमने देखा कि जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर जो 1-2 दिन पहले 2 पोस्टर लगे नीतीश कुमार के, उनमें एक पर एक नारा लिखा हुआ था कि नीतीश सबके हैं, नीतीश सबके हैं, और तरक्की दिखती है। ये दो बहुत छोटे-छोटे स्लोगन, जाहिर है कि सोशल मीडिया को ध्यान में, पहले आपको याद होगा कि जब सोशल मीडिया का बोलबाला नहीं था तो बहुत बड़े-बड़े बयान, बहुत बड़े-बड़े नारे, बहुत बड़ी-बड़ी चिट्ठियां, कंटेंट बहुत ज्यादा वोटर के बीच में परोसा जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में बहुत नारे बहुत छोटे हो गए हैं। तो नीतीश सबके हैं, और इस नारे की अंदर अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के वो मूल नारा जो 2014 में सरकार में आते ही उन्होंने दिया था, सबका साथ सबका विकास,
ये उसका एक संक्षिप्तीकरण है। सबका जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, सारे हर क्लास की बात हो जाती है। तो अब नीतीश कुमार ने भी ये एक मानसिकता बनाई है कि इस नए नारे के साथ वो बिहार के लोगों से जुड़े। और जहां तक बात इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की है, तो ये बहुत स्वाभाविक बात है अतुल जी, कि अगर आपको या मुझे लगातार कोई अरहर की दाल चावल सुबह दोपहर शाम खिलाएगा, तो जाहिर है कि मैं भले ही दाल या चावल को कितना ही पसंद करता हूं, लेकिन अगर मुझे रोज वो परोसा जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर वो कितनी ही अच्छी योजनाएं बना ले, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदलता, उनके बात करने का तरीका नहीं बदलता, तो एक मानव स्वभाव होता है कि एक उकताहट, सहज स्वाभाविक उकताहट होती है। तो इस बार चूंकि 15 साल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए हो चुके हैं, और हम जानते हैं कि जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के जो प्रभारी महासचिव हैं भूपेंद्र यादव, सभी बार बार कह चुके हैं कि हमारा चेहरा इस बार भी नीतीश कुमार का ही है। तो कहीं ना कहीं एक इनकम्बेंसी वाला फैक्टर थोड़ा सा चिंता पैदा कर सकता था, लेकिन विपक्ष की जो बिखराहट है, जो विपक्ष में पहले लग रहा था कि बहुत सारी पार्टियां, अब 5-6 गठबंधन जो बन गए विपक्ष में। और लेटेस्ट तो हमने देखा कि जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे थे, जिस दिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2-3 दिन के अंदर, उसमें हमने देखा कि मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो डायस पर बैठे थे, लेकिन तेजस्वी यादव के बोलने के तत्काल बाद जब वामपंथी पार्टी के उनके सहयोगी को बोलने के लिए माइक दिया गया, तो जब वामपंथी पार्टी के सहयोगी आरजेडी के बोल रहे थे, और उसी समय मुकेश सहनी मंच से उठे और बड़े तल्ख अंदाज में उठ करके चले गए। वो तस्वीरें पूरे देश के लोगों ने देखी, क्योंकि उस समय वहां पर पूरे देश का मीडिया मौजूद था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में जो तगड़ी दरार उभर गई है, उसका फायदा एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिहाज से नीतीश कुमार को मिलेगा। और जाहिर है कि इसका फायदा गठबंधन को मिलेगा, तो जाहिर है कि बीजेपी भी इसका कहीं ना कहीं विपक्षी जो एकता में आई दरार है, उसका बहुत लाभ बीजेपी को भी मिलने वाला है। जी, द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अतुल जी, मैं यहाँ पे रवि जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, जो जहां से हम लोगों ने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी, लोक जनशक्ति पार्टी आखिर क्यों अलग लड़ने को तैयार हो गई है। और जैसा रवि जी ने भी कहा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके अलग होने में भी और बिहार की आगे की राजनीति में भी वो बड़ा महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। क्योंकि वो जो एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो वोट बिखरेंगे, उस वोट को बिखरने से बचाने की रणनीति के साथ जो भी अलग अलग से लड़ने का फैसला हुआ है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ ही साथ तो वो जो चिराग पासवान का फैक्टर है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं रवि जी की बात पूरी सहमत हूँ इस बात से। जी बिल्कुल। और मेरा कहना यह है कि जैसे 15 बरस से आप एक मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, इसको अगर इस उदाहरण को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पिछला कोरोना काल हमने देखा है, हम लोग घर में ही बैठे रहे और घर में रहकर हमने लगभग वो जीवन जिया जो हम बरसों से नहीं जी पाए थे। परिवार के साथ रहना और निरंतर वही खाना खाना, बाहर की चीजों से परहेज करना, बाहर के लोगों से मिलना, हमारे बातचीत करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका बदल गया। लेकिन कोरोना काल में काफी छूट मिल गई, लेकिन फिर भी आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि वो सावधानियां जारी रखिए, बरतते रहिए, जिनकी वजह से आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो हो सकता है कि 15 साल की इनकम्बेंसी जो है आपको आहत करती हो, लेकिन ये काल खत्म होने के बाद अगर आपने सुरक्षा दोबारा बनाए नहीं रखी, तो हो सकता है कि आने वाला समय जो आप अपने लिए ये सोच रहे हो कि ये हम बोर हो गए हैं इस एक चेहरा देख देख कर, तो उससे भी ज्यादा विकट हो, कष्टदायी हो। 15 साल का तेजस्वी का ये कहना है कि उनके माँ पिताजी के शासन में एक जो सामाजिक जो एक सद्भाव बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन जनता ने जब उनको दोबारा चुना, वो 2.5 बरस का काल भी, जो 1-1.5 बरस जो उन्होंने लगाए नीतीश के साथ, उसमें कहीं से ये नहीं दिखाई दिया कि वो सुधरे हैं। और आखिर नीतीश ने भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए उनसे संबंध तोड़ा और फिर अपने पुराने अलायंस की ओर बड़े, सहयोगी की ओर बढ़े और बीजेपी के साथ मिलकर एक सरकार दोबारा चलाई, जिसके एक नतीजे दिखाई देते। और केंद्र में मोदी और हैं और
इसके चलते नीतीश को पूरी उम्मीद है कि वो बिहार के लिए कई और अच्छे काम कर सकते हैं। तो बिहार की जनता को भी तय करना चाहिए कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए, क्योंकि ये चुनाव 5 साल के लिए नहीं है, ये आपके आने वाली पीढ़ी के लिए है। वो आप उसको ध्यान में रखते हुए अपना वोट दीजिए। बिहार अपडेट पर भी हमने एक मुहिम शुरू की है, माई कैंडिडेट माई चॉइस। आप हमारे न्यूज पोर्टल biharupdate.com पर जा सकते हैं। वहां पर माई कैंडिडेट माई चॉइस, मेरी पसंद मेरा उम्मीदवार जो है उसको क्लिक कीजिए और वहां पर जो एक फॉर्म है अवेलेबल, उसमें भरकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना जिला चुनकर अपनी पसंद के उम्मीदवार का नाम लिखिए। हो सकता है कि आपके पसंद के उम्मीदवार को टिकट मिले और वो आपके क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए एक बेहतर उम्मीदवार साबित हो। आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। रवि जी, द्विवेदी जी, आपका आज हमारी चर्चा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आज बड़ी खबर में इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद अतुल जी।